नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के उस गवर्नर की जिन्होंने वामपंथियों को सबक सिखाया, जिन्होंने जिहादियों को आईना दिखाया, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को उखाड़ कर रख दिया और अब केरल में वो वामपंथी सरकार को घुटने पर लाकर रख दिए हैं, सबक सिखाकर रख दिया है और उनके सामने मंत्री और मुख्यमंत्री घुटने टेक कर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान ने यह चेतावनी दे दी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर गवर्नर को सलाह देने के लिए हैं। उनकी कृपा पर मंत्री और मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर इनमें से किसी ने इंडिविजुअली गवर्नर के ऑफिस को अपमानित किया तो उसे बर्खास्त करने का आधार भी गवर्नर के पास है। आज बात उसी आरिफ मोहम्मद खान की करेंगे, जिनके लिए एक नया प्लान बनाया जा रहा है। केरल में वामपंथियों को सबक सिखाने के बाद अब वो ममता बनर्जी का दिमाग ठिकाना लगाने के लिए पश्चिम बंगाल भेजे जाने वाले हैं और चर्चा इसी बात की होगी कि कैसे आरिफ मोहम्मद खान वामपंथी सरकार को घुटने पर ला दिया, उन्हें बता दिया कि गवर्नर की ताकत क्या होती है, गवर्नर का मतलब क्या होता है, और अब वही आरिफ मोहम्मद खान को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के दिमाग ठिकाना लगाने के लिए भेजा जाने वाला है। तो शुरुआत करते हैं वामपंथियों को सबक सिखाने से, क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान जब 2019 में केरल के गवर्नर बनाए गए थे, उसी समय केरल में सरकार जो लेफ्ट पार्टीज की है उसको उन्होंने आईना दिखा दिया था कि यहां पर गवर्नर और सरकार के बीच सामंजस्य होना चाहिए, न कि आप गवर्नर को एक कठपुतली की तरह उपयोग करें। हर बार जब भी पीएफआई की बात हुई, हिजाब की बात हुई या फिर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की बात हुई, हर बात को उन्होंने बेबाक तरीके से मीडिया के सामने भी रखा और सरकार के सामने भी। लेकिन इस बीच सरकार और गवर्नर के बीच ऐसी ठन गई है कि केरल की वामपंथी सरकार, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन त्राही त्राही कर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आरिफ मोहम्मद खान को कैसे समझाया जा सकता है। यह विवाद चला स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नर को लेकर, वो था यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को लेकर। केरल सरकार ने अमेंडमेंट बिल लाया यूनिवर्सिटी में वीसी की नियुक्ति के लिए, वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए अधिकार गवर्नर के पास था, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी जो होते हैं उसके चांसलर गवर्नर होते हैं और उनके पास अधिकार होता है कि वो वीसी नियुक्त करें। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करती है कुछ नाम, और उन नामों में से गवर्नर को अधिकार होता है कि वो यूनिवर्सिटी के वीसी को चुनाव करें। लेकिन केरल सरकार और पिछले दिनों पश्चिम बंगाल की सरकार, ये दोनों ने एक बिल पारित करवाया। ये बिल लाया गया यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल के नाम से, जिसमें वीसी की नियुक्ति का पूरा अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास दे दिया गया। बिल विधानसभा में लाया गया, उसे पारित किया गया, क्योंकि केरल में सरकार कम्युनिस्टों की है, उनका बहुमत है और बिल पास कराना विधानसभा में उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। और इस मामले में जबकि गवर्नर के साथ सरकार का टकराव चल रहा है, तो वहां पर कांग्रेस भी वामपंथियों के साथ खड़ी थी, इसलिए आसानी से बिल पास हो गया। लेकिन जब यह बिल गवर्नर के पास पहुंचा तो उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया, और यह रिजेक्शन का दौर ऐसा चला कि वहां के शिक्षा मंत्री जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं डॉक्टर आर बिंदु, वो परेशान हो गई। उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र करते हुए सोचना भूल गई कि किस तरीके से गवर्नर के और गवर्नर के ऑफिस के साथ व्यवहार किया जाता है, क्योंकि ये पूरा जो विपक्षी गैंग है इसको समझ में नहीं आता है कि डिग्निटी संविधान की क्या होती है, संवैधानिक पदों की क्या होती है। जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए बोला, जिस तरीके से
आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना के ऊपर गंभीर आरोप लगाए, जिसके लिए कोर्ट से उन्हें तमाचा खाना पड़ा और दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर इस तरीके से झूठे आरोप लगाने वाले कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट या फिर फेसबुक पर वीडियो जारी किए गए तो आम आदमी पार्टी के उन नेताओं को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, सारे ट्वीट और सोशल मीडिया से पोस्ट हटा दिए जाएं उसी तरीके से, क्योंकि संवैधानिक पद की एक गरिमा होती है और उसी गरिमा का ख्याल रखते हुए आरिफ मोहम्मद खान ने एक चेतावनी जारी की। उन्होंने आर बिंदु को, जिन्होंने बार बार आरिफ मोहम्मद खान के ऊपर आरोप लगाया कि केंद्र के एजेंट के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर वो बार बार उस बिल को लौटा रहे हैं जो विधानसभा से पारित किया जा चुका है। और इस बात को लेकर आरिफ मोहम्मद खान गुस्से में हो गए। उन्होंने एक आदेश जारी किया और बोला कि चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर को सलाह देने के लिए बनाया गया है। सलाहकारी भूमिका उनकी होती है और सीएम के सलाह पर गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में मिनिस्टर की नियुक्ति करते हैं। ये मिनिस्टर जो होते हैं वो गवर्नर के दया के ऊपर होते हैं। जिस दिन इनका प्लीजर खत्म हुआ, मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगी। और इसलिए सारे मिनिस्टर्स को ये सोचना चाहिए कि अगर वो गवर्नर के ऑफिस का अपमान करते हैं तो ऐसे में उन्हें बर्खास्त करने का अधिकार भी गवर्नर के पास है। यह संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। पहले भी आरिफ मोहम्मद खान ने ऐसे कई बिल लौटा चुके हैं और सरकार के साथ उनका 2-2 4-4 हो चुका है। लेकिन अब जो स्थिति ऐसी आई उसके कारण केरल की सरकार परेशान हो गई है। हंगामा खड़ा किया जा रहा है कि आरिफ मोहम्मद खान किस तरीके से ये बात बोल सकते हैं कि उन्हें मिनिस्टर को बर्खास्त करने का अधिकार होगा। ऐसे संवैधानिक बात करें, संविधान की बात करें तो गवर्नर के साथ ही चीफ मिनिस्टर जो रिकमेंडेशन करते हैं अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, उसमें ही गवर्नर ही उन्हें नियुक्त करते हैं। और जब भी किसी मिनिस्टर को बर्खास्त करना होता है तो सीएम गवर्नर को ही रिकमेंड करते हैं कि ये व्यक्ति अब मिनिस्टर नहीं होगा, इनका चाहे तो इस्तीफा दिलवाया जाए, वो इस्तीफा मंजूर करें, या फिर इन्हें अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो गवर्नर इन्हें बर्खास्त करें। यानी कि अगर देखा जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर के अधीन आते हैं, उन्हें नियुक्त करने या बर्खास्त करने का अधिकार उनके पास है और इसके लिए चीफ मिनिस्टर का सिर्फ रिकमेंडेशन चाहिए। लेकिन अब आरिफ मोहम्मद खान और केरल सरकार के विवाद बहुत तेजी से बढ़ गया है। लेकिन दूसरे तरफ आरिफ मोहम्मद खान को लेकर एक दूसरी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि जितना सबक कम्युनिस्ट पार्टी की उस सरकार को वामपंथियों को सिखाना था वो अब वो वहां केरल में सिखा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अब ये प्लान बना रही है, केंद्र सरकार ये सोच रही है, पीएम मोदी ने भी ये सोचा है कि अब ममता बनर्जी को दिमाग ठिकाना लगाने के लिए एक ऐसा ही गवर्नर चाहिए जो उनसे रूबरू हो सके, जो उनके सारे एजेंडे, जिस तरीके से इस्लामिक एजेंडा चला रही हैं, करप्शन का जो सारा एक नेटवर्क चला रही हैं, उसको उखाड़ कर फेंक सके। और जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं जिनकी नजरें पीएम मोदी पर टिकी हुई है, जो चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार का अंत हो, उनकी उम्मीदों पर भी खरा उतरा जाए। इसके लिए आरिफ मोहम्मद खान को पश्चिम बंगाल भेजने की तैयारी चल रही है, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में कोई स्थायी गवर्नर नहीं है। वहां पर मणिपुर के गवर्नर गणेशन अय्यर को एडिशनल चार्ज दिया गया है। जब से जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया था, यानी कि 17 जुलाई को, उस समय उन्होंने गवर्नर के पद से इस्तीफा दिया और फिर वो राष्ट्रपति के द्वारा मंजूर किया गया और वहां पर मणिपुर के गवर्नर LA गणेशन अय्यर को एडिशनल चार्ज दिया गया 18 जुलाई को। उस समय से वो अभी पश्चिम बंगाल के एडिशनल चार्ज लिए हुए हैं और वहां पर जगदीप धनखड़
जितने समय तक गवर्नर रहे ममता बनर्जी उनसे परेशान रही थी, क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर कई आरोप लगाए। वहां पर पुलिस राज यानी कि गुंडा राज और पुलिस के बीच गठजोड़ की बात उठाई, मानवाधिकार हनन के आरोप लगाए, कई भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया। गवर्नर हाउस के अंदर सीएम के जासूस होने की बात उठाई और सर्विलांस करने की भी बात उठाई कि किस तरीके से सीएम ममता बनर्जी गवर्नर हाउस पर नजर रखे हुए हैं, वहां पर कैमरा लगा के रखती हैं और वहां के स्टाफों को जासूस बना के गवर्नर की गतिविधियों पर नजर रखने की बात करती हैं। ये सारे आरोप जगदीप धनखड़ लगातार लगा चुके हैं। पिछले दिनों भी उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। जिस तरीके से चुनाव के बाद हिंसा हुई, वहां से लोगों को भगाया गया और जहां पर डेमोग्राफी को चेंज करने की कवायद चल रही है कि जहां जहां हिंदू बहुल क्षेत्र है वहां पर ऐसी स्थिति पैदा करो कि वहां पर से हिंदुओं का पलायन हो और मुसलमान वहां पर बहुसंख्यक में आ जाएं। ऐसे पूरे डेमोग्राफी को चेंज करो कि आगे के समय में कोई भी विधानसभा क्षेत्र ऐसा न रह पाए जहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का इतना वर्चस्व हो जो चुनाव जिता या हरा सकते हैं। ये कवायद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कर रही हैं और पिछले कुछ समय से लगातार पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं, चाहे पार्थ चटर्जी का एसएससी स्कैम हो या फिर अनुव्रत मंडल का कैटल स्मगलिंग का स्कैम। ये सारे भ्रष्टाचारी मंत्री विधायक वहां पर बने हुए हैं और अब नए नए खुलासे भी ममता बनर्जी के खिलाफ हो रहे हैं। ऐसे में आरिफ मोहम्मद खान जगदीप धनखड़ की कमी को पूरा कर सकते हैं और उससे भी बेहतर तरीके से यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी के पसीने छुटाए हैं, अब आरिफ मोहम्मद खान उनको घुटने पर ला सकते हैं, उनके दिमाग को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान के साथ दो अलग अलग विशेषताएं भी है जो जगदीप धनखड़ के पास नहीं थी। जगदीप धनखड़ एक बेहतर गवर्नर रहे, लेकिन फिर भी वो मुस्लिम नहीं थे, जबकि आरिफ मोहम्मद खान मुसलमान हैं और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की राजनीति करती है। आरिफ मोहम्मद खान ऐसे इस्लामिक जानकार हैं जिन्होंने शुरुआती दौर से अपने राजनीतिक करियर के साथ ही इस्लाम के उन एजेंडों को फेल करने में, विफल करने में आपकी भूमिका निभाई है जो कट्टर पंथ को बढ़ावा देता हो। उन्होंने शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया था। राजीव गांधी के संविधान संशोधन के बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस्तीफा दिया था और साथ ही ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के सराहना की थी, फैसले की, सरकार से अपील भी की थी कि अगर कोई मुस्लिम एक से ज़्यादा शादी करता है और उसके बाद 3 तलाक के जरिए किसी महिला को डिवोर्स देता है तो उसे 3 साल तक की सजा का भी प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने कट्टरपंथी सोच और हिजाब गैंग को भी करारा झटका दिया था, करारा जवाब दिया था। इसलिए अब पश्चिम बंगाल में 2 तरह की चीज़ें ममता बनर्जी के खिलाफ होने वाली है। एक तो उनका इस्लामिक एजेंडा फेल करने के लिए आरिफ मोहम्मद एड़ी चोटी का जोड़ लगाने वाले हैं और दूसरी तरफ उनके भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी मंत्रियों के ऊपर नकेल भी कसेंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।